नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AF हो, FCI, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देंगे 329 मिलियन हेक्टेयर, 306 मिलियन हेक्टेयर, 141 मिलियन हेक्टेयर या 96.5 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 329 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता कुल कृषि योग्य भूमि, ठीक है, कुल कृषि योग्य भूमि, तब आंसर क्या हो जाता, तो यहाँ पर कुछ और ही आंसर हो जाता, कुल कृषि योग्य भूमि। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 143 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, या यहाँ पर पूछ देता नेट एग्रीकल्चर एरिया। ठीक है, एग्रीकल्चर एरिया, तभी भी हमारा आंसर हो जाता 143 मिलियन हेक्टेयर। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, ग्रास एग्रीकल्चर एरिया। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रास एग्रीकल्चर एरिया, तब हमारा आंसर हो जाता यानी कि 1976 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि ग्रॉस एरिया जो है, ठीक है, वो हमारा कितना हो जाएगा, ग्रॉस एग्रीकल्चर एरिया 197.6 मिलियन हेक्टेयर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम 1976 बोल दिए थे, ये गलत हो जाएगा, 197.6 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा ग्रॉस एग्रीकल्चर एरिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी की स्थापना कब हुई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1905 में, 1921 में, 1929 में या 1946 में। तो यहाँ बात करेंगे भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी की स्थापना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1921 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में IAR की स्थापना हुई थी। ठीक है, IARI की स्थापना कब हुई थी, 1905 में। और यहाँ पर ICAR की स्थापना जो है, ICAR, ठीक है, इसकी स्थापना 1929 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है कि कपास दिवस कब मनाया जाता है। तो कपास दिवस आप याद रखेंगे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, कपास दिवस। ठीक है, कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के अंदर, MH के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था, 1921। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, भंडारण में प्याज को अंकुरित होने से रोकने के लिए किस हार्मोन्स का उपयोग करते हैं। IAA का, IBA का, NAA का या MH का। ठीक है, IAA का पूरा नाम होता है इंडोल एस्टिकम। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये एक प्रकार का ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, या प्राकृतिक स्रोत है, ये इसको आप याद रखना है। प्राकृतिक स्रोत है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, दूसरा IBA इंडोल ब्यूटरिक एसिड, इसको कहा जाता है। यह एक प्रकार का जड़ हार्मोन है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है जड़ हार्मोन्स कौन सा है, तो जड़ हार्मोन आपका हो जाएगा IBA। यहाँ पर NAA दिया है, यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड दिया है। ये फलों को झड़ने से रोकता है। ठीक है, क्या काम करता है, याद रखेंगे, फलों को झड़ने से रोकता है। ठीक है, झड़ने से रोकता है। अब यहाँ पर MH दिया हुआ है, तो इसका एक नाम होता है, ये भी आप याद रखेंगे, स्पोर्ट स्टोक। ठीक है, स्पोर्ट स्टोक कहते हैं इसको। तो यही डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट स्टोक के नाम से इसको जाना जाता है MH को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 के अंदर फसल दिया है, सूची 2 के अंदर प्रथम हाइब्रिड किस्म दिया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक से एक क्वेश्चन इस वीडियो में सम्मिलित है। तो मिलान करते हैं। ज्वार प्रथम हाइब्रिड किस्म बताना है, कौन सी है, तो ये चला जाएगा 3 के साथ, यानी कि ज्वार की प्रथम हाइब्रिड किस्म जो है CSH1 है। ठीक है, बाजरे की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी हो जाएगी, तो HB1 हो जाएगा। ठीक है, अरहर का प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी हो जाएगा, ICPH8 हो जाएगा। तंबाकू का हाइब्रिड प्रथम ये हो जाएगा, यानी कि GT1। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर मिला लेते हैं 3 के साथ, 4 के साथ और 1 के साथ और 2 के साथ। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ICPH जो अरहर की प्रथम हाइब्रिड है, ये कब निकाली गई थी, याद रखेंगे 1991 में। ठीक है, और यहीं पे याद रखेंगे कि जो बाजरा है, बाजरा की जो प्रथम हाइब्रिड किस्म है ये निकली थी 1965 के आसपास। ठीक है, याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम पूछता है मक्का की हाइब्रिड प्रथम कौन सी किस्म है, तो याद रखेंगे गंगा 1। ठीक है, गंगा 1 जो कि 1961 के अंदर निकाली गई थी, रिलीज की गई थी। और ज्वार की भी पूछ लेता है, तो ज्वार की यहाँ पर दे रखा है, तो इसको आप याद रखेंगे किस सन में ज्वार की निकाली गई थी, 1964 के अंदर इसको निकाली गई थी। ठीक है, और बाकी बाजरा की HB1 करके है, 1965 में निकाली गई थी। अरहर की 1900 यहाँ पर बता चुके हैं, अरहर की कब निकाली गई थी, 1991 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बैगन की लघु पर्ण रोग, जिसको लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के नाम से जाना जाता है, रोग कारक क्या है, रालोस्टोनिया, सोलेनेसिस सीरम या फोमोसिप्सिस वैक्सेसस या फाइटोप्लाज्मा या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए किसके कारण बैगन के अंदर लिटिल लीफ रोग लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटोप्लाज्मा के द्वारा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सरसों में सफ़ेद रोली, जिसको व्हाइट रस्ट के नाम से जाना जाता है, रोग कारक क्या है, किसके द्वारा ये लगता है, एरिसाइफी क्रूसीफेरम के द्वारा, पेरानोस्पोरा पैरासिटिका द्वारा, अल्टरनेरिया ब्रेसिकी द्वारा या एल्बिगो कैंडिडा द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट, एल्बिगो कैंडिडा द्वारा सरसों में सफ़ेद रोली यानी कि व्हाइट रस्ट लगता है। अल्टरनेरिया ब्रेसिकी इसके द्वारा क्या लगता है, लीफ स्पॉट लगता है। ये आप याद रखेंगे, लीफ स्पॉट। ठीक है, ये भी काफ़ी खतरनाक रोग होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है चिकोरी कौन सी फसल की मुख्य खरपतवार है, रिजका का, बरसीम का, जई का या ज्वार का। ठीक है, चिकोरी को किस नाम से जानते हैं, कासनी के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो चिकोरियम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है चिकोरियम इंटाइवस। ठीक है, इंटाइवस, चिकोरियम इंटाइवस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर पूछा है चिकोरी किस फसल का मुख्य खरपतवार है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बरसीम का। ठीक है, बरसीम का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कासनी। ठीक है, कासनी बरसीम का होता है। और रिजका का जो खरपतवार है मुख्य, ये हो जाएगा अमरबेल। ठीक है, अमरबेल इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जई का जो होता है, ये जई का क्या होता है ये आप लोग बताएंगे, जंगली जई। ठीक है, जंगली जई, जिसको पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसी की कलर की होती है। और ज्वार की बात करेंगे तो ज्वार के अंदर स्ट्राइगा जो लगता है, ठीक है, ये इसका मुख्य खरपतवार है ज्वार का। तो याद रखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सरसों के बीजों में सत्यानाशी के बीज मिल जाने से कौन सा रोग हो जाता है, गंजापन, ड्रॉपसी, अस्थमा या एलर्जी। गंजापन इसको पेलाग्रा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, पेलाग्रा रोग। और ये B3 की कमी से होता है। ठीक है, अधिक मक्का की कटाई करने से या अधिक ज्वार की कटाई करने से भी ये रोग हो जाता है। ड्रॉपसी जिसको अंधापन कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अंधापन रोग कहा जाता है। यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अस्थमा जो होता है ये दूब घास से होता है। ठीक है, दूब घास के द्वारा अस्थमा रोग हो जाता है। ठीक है, और एलर्जी जो होता है ये कांग्रेस घास का नाम आप लोग सुने होंगे, कांग्रेस
घास, इसके द्वारा एलर्जी हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 के अंदर विषाक्त पदार्थ दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर फसल दिया हुआ है, और इसमें से बताना है कौन से विषाक्त पदार्थ से कौन सी फसल प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे गोसिपियम से जो प्रभावित होगी वो हो जाएगी यानी कि कपास। गोसिपियम जो विषाक्त पदार्थ होता है ये कपास के अंदर पाया जाता है। नाइट्रोजन गाइट्रोजन ये किस में पाया जाता है, तो ये सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और उसके बाद सेपोनिन ये रिजका की फसल में होता है। ठीक है, और ऑफ्लाटॉक्सिन ये मूंगफली के अंदर होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है जीरे में गंध का कारण क्या है, क्यूमिनॉल, सीसेमोल, एथेनॉल या ओलियोरेंजिन। तो यहाँ बात करेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यूमिनॉल। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, क्यूमिनम साइमिनम। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, याद रखेंगे। और इसके बाद तिल जो होता है सीसीमोल, तिल के तेल के अंदर जो सुरक्षित रखने वाला पदार्थ पाया जाता है उसे सीसेमोल कहा जाता है। ठीक है, तिल के तेल के अंदर सुरक्षित रखा जाता है, जो तेल को सुरक्षित रखने वाला जो पदार्थ होता है उसे सीसेमोल कहा जाता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर ओलियोरेंजिन ये किसके अंदर पाया जाता है, ये मिर्च के अंदर पाया जाता है और काली मिर्च के अंदर पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है धान का ग्रासी स्टंट रोग किसके द्वारा फैलता है, गंदी बग के द्वारा, ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा, ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा या सफ़ेद मक्खी के द्वारा। तो यहाँ बात करेंगे ग्रासी स्टंट जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, याद रखेंगे वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। और फैलाने का काम कौन करता है, ब्राउन प्लांट हॉपर फैलाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सफ़ेद मक्खी देखेंगे, इसका भी वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे, बैमेसिया टेबेसी। ठीक है, बैमेसिया टबेसी इसका वैज्ञानिक नाम होता है, टबेसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है रिजका में अमरबेल के नियंत्रण हेतु उपयुक्त शाकनाशी है, पैराक्वाट, मोनोयूरॉन या मेटसल्फ्यूरॉन या एलाक्लोर। इन चारों में से बताइए रिजका के अंदर अमरबेल के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे अमरबेल जो होता है ये पूर्ण तना परजीवी होता है। ठीक है, क्या याद रखना आपको, अमरबेल जो होता है पूर्ण तना परजीवी होता है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसको पैराक्वाट को हम किस नाम से जानते हैं ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम जानेंगे जीरो हर्बिसाइड। ठीक है, जीरो हर्बिसाइड के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, जीरो हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है और अंकुरण के बाद इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है और अंकुरण के बाद इसका प्रयोग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ सूची 1 दिया है, एक तरफ सूची 2। सूची 1 में फसलों के नाम लिखा हुआ है, सूची 2 के अंदर तेल की मात्रा दिया है, यानी कि कौन सी फसल के अंदर कितनी तेल की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ देखते हैं मूंगफली के अंदर तेल की मात्रा जो पाई जाती है वो 45% पाई जाती है, यानी कि 2 के साथ चला जाएगा। सरसों के अंदर तेल की मात्रा जो पाई जाती है 33 से लेकर 38% तक पाई जाती है। ठीक है, 1 के साथ चला जाएगा। उसके बाद सोयाबीन के अंदर जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो 20% पाई जाती है। और तिल के अंदर तेल की मात्रा 46 से लेकर 52% पाया जाता है, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा और ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से मिलाप आप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किस पोषक तत्व की कमी से पौधों की नई व पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा तत्व बताना है जिसकी कमी से क्या होता है, नई और पुरानी पत्तियों के दोनों पर ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन की कमी से, फास्फोरस की कमी से, फेरस की कमी से या जेडन की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कपास की खेती के लिए
उपयुक्त मृदा कौन सी अच्छी होती है? लाल मृदा, काली मृदा, दोमट मृदा या शुष्क मृदा? तो यहाँ बात करेंगे लाल मृदा जो होती है ये काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसके बाद काली मृदा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, इसी मृदा को हम रेगूर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेगूर मृदा के नाम से जानते हैं और वर्टिसोल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्टिसोल मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो मृदा होती है काली मृदा, ये सोयाबीन की खेती के लिए और कपास की खेती करने के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, सोयाबीन और कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है काली मृदा। और यहाँ पर दोमट मृदा की बात करेंगे, ये सबसे बेस्ट मृदा दोमट मृदा होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूली की 12 मासी किस्म कौन सी है? ठीक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीछे के एग्जामों में एफसीआई के अंदर, आईबीपीएस के अंदर, एएफओ के अंदर, ठीक है, टीजीटी के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पे बताना है मूली की 12 मासी किस्म कौन सी है? पूसा देसी, जापानीज वाइट, पूसा हिमानी और हेल क्वीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। पूसा हिमानी जो है ये ऐसी किस्म है जिसको हम 12 मासी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 12 महीने के अंदर कभी भी इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धान में लीफ क्लच चार्ट उर्वरकों की मात्रा निर्धारण करने के लिए किया जाता है। किस उर्वरक के निर्धारण के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन का निर्धारण करने के लिए लीफ क्लच चार्ट उर्वरकों का तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से अर्का अमर, अर्का गाल्ड, अर्का नवीन किस्म किसकी है? ये आपको बताना है। गुलाब, गेंदा, ग्लेडियोलस या गुलदाउदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अर्का इमर, अर्का गाल्ड और अर्का नवीन ये किस्म हो जाएगी ग्लेडियोलस की, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गेंदा से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछता है लूज फ्लावर कौन सा है। ठीक है, लूज फ्लावर पूछता है कि कौन सा है, तो लूज फ्लावर जो होता है गेंदा लूज फ्लावर होता है। कट फ्लावर के अंदर गुलाब आ जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 के अंदर फसल दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर परीक्षण भार ग्राम में दिया गया है, यानी कि टेस्ट वेट दिया गया है। ठीक है, टेस्ट वेट होता क्या है ये आपको बताना है। पहले आपको बताइए टेस्ट वेट होता क्या है। टेस्ट वेट उसे कहते हैं, अगर हम 1000 बीज को ले रहे हैं तो उनका वजन कितना होगा, वही हमारा टेस्ट वेट कहलाता है। 1000 बीजों के वजन को टेस्ट वेट कहा जाता है, यानी कि परीक्षण भार कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ याद हो गई होंगी आपको। अब देखते हैं धान का टेस्ट वेट कितना होता है। तो धान का जो टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम होता है, यानी ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, बाजरे का टेस्ट वेट कितना होता है? तो बाजरे का टेस्ट वेट होता है 5 से 7 ग्राम, ये चला जाएगा बी ऑप्शन के साथ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सोयाबीन का जो टेस्ट वेट होता है ये 55 ग्राम होता है, यानी कि ये सी ऑप्शन के साथ मिलान करेगा। और फोर्थ ऑप्शन पे बचा अरहर। अरहर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर, यानी कि 72 ग्राम होता है। ठीक है, ये डी के साथ मिलान कर लेगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे। मिलाप वाले क्वेश्चन आजकल एग्रीकल्चर के हर एग्जामों में 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है धान की जल उपयोग दक्षता होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है धान की जल उपयोग दक्षता कितनी होती है। 13.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यम या 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यम या 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यम या 3.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यम। यानी कि यहाँ देखेंगे सबसे कम जो होती है, सबसे कम जल उपयोग दक्षता ये किसकी हो जाएगी? धान की ही होगी। ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो ज़्यादा में आ जाएगा, सबसे ज़्यादा में तो यहाँ पर आ जाएगा 13.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा रागी का। ठीक है, रागी का सबसे ज़्यादा होता है जल उपयोग दक्षता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 पर। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से फ्लेरिस माइनर का परीक्षण भार कितना होता है?
2 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम या 10 ग्राम। फ्लेरिस माइनर को ही गेहूं का मामा कहा जाता है, गेहूंसा कहा जाता है, गुल्ली डंडा कहा जाता है, ठीक है, कई नामों से पुकारा जाता है। ये गेहूं का प्रमुख खरपतवार है, याद रखेंगे। तो इसका टेस्ट वेट बताना है कितना होता है, तो इसका टेस्ट वेट होता है यानी कि 2 ग्राम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कपास के लिए आधार बीज, ठीक है, पहले किसका देखना है, आधार बीज और प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, ठीक है, दोनों चीज पूछा है। आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, वो भी किसका, किस क्रॉप का, कपास का। तो यहाँ पर पृथक्करण दूरी क्यों रखी जाती है, ये भी याद होना चाहिए कि यानी कि बीजों की आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है, ये याद होना चाहिए। और यहाँ पर आधार बीज जो रखेंगे वो रखेंगे 50 कपास के लिए, और प्रमाणित बीज के लिए दूरी रखेंगे 30। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हमारा पूछ लेते गेहूं के लिए आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, तो 3 और 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मीटर में रहता है, तो यहाँ पर गेहूं के लिए याद होना चाहिए, और जौ के लिए, दोनों के लिए 3 मीटर और 3 मीटर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कपास के लिए 50 आधार बीज और प्रमाणीकृत 30 मीटर रखते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से डायमंड बैक मोथ किसका कीट है, कपास का, पत्ता गोभी का, चावल का या सोयाबीन का। तो इसको DBM के नाम से भी जाना जाता है, इसको डायमंड बैक माउथ के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। प्लूरेला जाइगोस्टेला, ठीक है, जाइगो स्टेला इसका वैज्ञानिक नाम होता है डायमंड बैक माउथ का। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पत्ता गोभी का, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बगीचों में वायु अवरोधक पौधे लगाए जाते हैं विंड ब्रेक के लिए। जो बगीचे हैं आर्चर्ड होते हैं, किस दिशा के अंदर लगाए जाते हैं, लू और तूफान से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस दिशा के अंदर लगाएंगे ये आपको बताना है, पूर्व से दक्षिण, उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम या उत्तर से पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तर से पश्चिम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है। क्षारीय मृदाओं में पूछा है तो कौन से पोषक तत्व की अधिकता होती है, मोलिब्डेनम, बोरान, मैग्नीशियम या सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन मोलिब्डेनम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदाओं में मुख्यतः कौन से पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है, Fe एल्यूमिनियम या कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीज कॉपर या ए और सी दोनों ही ऑप्शन क्या सही हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एल्यूमिनियम और आयरन की इसकी भी सांद्रता बढ़ जाती है, और इसके साथ आप याद रखना है कि Mn और CO की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए एक बार और। सरसों में सफ़ेद रोली जिसको व्हाइट रस्ट के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा होता है, पीछे बता चुके हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भारत में बकरी की किस नस्ल से पाशमीना ऊन प्राप्त की जाती है, बारबरी से, ब्लैक बंगाल से या कुटकी से या चांग थांगनी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चांग थांगनी से हमको क्या प्राप्त होता है, यानी कि बकरी की नस्ल है जिससे हम पाशमीना ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और ये कहाँ पर मिलती है, ये जम्मू और कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है या पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाप करना है। एक तरफ सूची 1 के अंदर इसके नाम दिए हुए हैं जैसे पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, डेंट कॉर्न और फ्लिंट कॉर्न, ठीक है। ये मक्का के नाम होते हैं जिससे कुछ बनाए जाते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम अलग अलग हैं, तो ये आपको बताना है। सूची 2 दिया हुआ है। तो पॉपकॉर्न जो होता है किससे बनाया जाता है ये आपको याद होना चाहिए। तो पॉपकॉर्न जो होता है जियामेज इवर्टा से बनाया जाता है, यानी ये 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो स्वीट कॉर्न है ये किससे बनाया जाता है, ये जियामेज सेकेराटा से बनता है, यानी 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर डेंट कॉर्न जो है जीएमएच इंडेंटेटा से बनाया जाता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। बचा ऑप्शन एक फ्लिंट कॉर्न, ये जीएमएच इंडोराटा से बनता है, यानी एक ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस प्रकार से मिलाप कर लेंगे। आज के वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात करते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।